हेलो हमारे प्यारे बच्चों, संस्कृत नमस्कार। साइंस संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का पूरा लेक्चर एक ही क्लास में हम लोग सीखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपका। और जिसमें जितने भी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वो सब का सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, है ना। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, राम राम, है ना। स्वागत है आप सभी का। एकदम जल्दी जल्दी आ जाइए आप सब। आज हम लोग वैद्युत आस्थगिकी में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसे आइए आप डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ये आपके पहला चैप्टर है और इसमें हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला है वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश क्या होता है सर, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इस सब के बारे में। चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ, वस्तु का आवेशन, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, क्या उसके गुण होते हैं, कूलॉम का नियम। और कूलॉम का नियम बेहद जरूरी है पढ़ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ते हैं, इस सब के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, फिर विद्युत द्विध्रुव, सतत आवेश वितरण और उसके बाद गाउस का नियम, है ना। गाउस नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, इवन 2022 में भी, और पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने ग्रुप में सभी लोगों को शेयर कीजिए और बने रहिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक आपका है वैद्युत आवेश। ओके, आइए दोस्तों, वैद्युत आवेश। सर सबसे पहला शब्द यहाँ आता है, ये जो चैप्टर है इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। एक सेक्शन है फिजिक्स का, जैसे कि फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में, गणित में भी शाखा होती है, उस तरह फिजिक्स में भी शाखा होती है। उसका नाम स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युत मतलब होता है आवेश। जब आवेश रुका हुआ हो तो उससे संबंधित सभी घटनाओं के बारे में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में सीखते हैं, है ना। जिससे आवेश अगर स्थिर रहता है तो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस सब के बारे में हम लोग सीखते हैं, है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहला डिस्कशन करने जा रहे हैं आवेश के बारे में। डियर, आवेश क्या होता है सर? आवेश, आइए, आवेश, है ना। आवेश के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आवेश, आवेश क्या होता है सर, देखेंगे ध्यान से आवेश के बारे में, ठीक है सर। आवेश, स्वागत है आप सभी का। ओके, आवेश एक पदार्थ का मूलभूत गुण होता है माय डियर। मूलभूत गुण, इसका मतलब ये हो गया आवेश हमारे सभी वस्तुओं में भी उपस्थित होते हैं, बस इनको जरूरी होता है कि उजागर करके इनके सतह पर लाना या इनको दिखाना। वस्तु को आवेशित करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आवेश क्या करता है? पदार्थ का वह मूलभूत गुण जो विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करे। जैसे कि आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि जब किसी भी कंघी को हम लोग हेयर में रगड़ते थे, है ना, और रगड़ने के बाद किसी छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते थे तो सट जाता था, है ना। लेकिन बिना रगड़े लेके जाते थे तो नहीं सटता था। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि रगड़ने के बाद उसके अंदर जो गुण है वो उजागर हो गया, है ना, और वो चीजों को क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा, है ना। कुछ चीजों को विकर्षित भी करता है। तो उसके पास ये गुण आया क्यों? रगड़ने के बाद, रगड़ने के बाद, है ना। तो ये चीज होता है कि जब किसी वस्तु को, एग्जाम्पल था आपका कि आप रगड़ते थे तो नजदीक लेके जाते थे तो आकर्षित करता था, तो ये गुण जो कहलाया
आपका आवेश कहलाया। आवेश का गुण हर वस्तु में उपस्थित होता है, तो किसी में ज्यादा तो किसी में कम। तो आप यहाँ एक शब्द का यूज कर सकते हो कि सर आवेश एक ऐसा मूलभूत गुण है, आवेश एक ऐसा मूलभूत गुण है, आवेश जो विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश एक ऐसा मूलभूत गुण है जो विद्युत क्षेत्र या प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बस यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे कि आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, तो विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों। लेकिन कब? जब आवेश स्थिर रहता है तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर वही आवेश एक समान वेग से गतिशील होता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये टॉपिक हम लोग आगे अगले चैप्टर में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां हम लोग यही सीखेंगे कि विद्युत आवेश जब रेस्ट में रहता है, विराम में रहता है, तो क्या उत्पन्न कर सकता है। तो आप देखिएगा सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र, लेकिन अगर आवेश की दो स्थिति होगी, या गति में हो सकता है या फिर विराम में हो सकता है, तो वहां दोनों प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब आवेश का संकेत कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू होता है। जितने भी आप वस्तु देखते हैं, सभी वस्तु किसी न किसी परमाणु से मिलकर बने होते हैं बाबू, किसी न किसी परमाणु से, है ना, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और इस परमाणु के अंदर आप जानते हैं कि एक नाभिक होता है, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इसके चारों तरफ माय डियर इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते रहता है, घूमते रहता है। और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज माना जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। तो अब देखा जाए कि एक एटम है तो उसमें मान लीजिए एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आवेश उसके अंदर शून्य होता है, क्योंकि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। बस उसकी प्रकृति विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति निगेटिव है और प्रोटॉन की प्रकृति पॉजिटिव है। और जब दोनों को आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो टोटल हो जाएगा शून्य वैल्यू उसकी। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है, इसलिए ये विद्युतः उदासीन होते हैं। ठीक है। अब देखिए एक और बात, सर ये होगी आवेश की बात। अब है आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं, क्या कि सर आवेश कैसा राशि है, तो आवेश मेरा एक अदिश राशि होता है, पहला। दूसरा, आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसको हम लोग एसआई मात्रक बोलेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है मेरे दोस्तों, कूलाम होता है। अब देखिए एक और बात, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या लिखते हैं? ये दो चीज है, एक होता है ESU जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको बोलेंगे हम लोग स्टैट कूलम्ब, है ना। और मैं आपको बता दूं, एक कूलम्ब में 3 × 10⁻⁹ ESU या स्टैट कूलम्ब
होता है। ये आपको बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, आपके बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न में है ना, कि एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं, तो 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपके साथ एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है सर? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो फराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फराडे माना जाता है। और मैं बता दूं कि 1 फराडे बराबर 96500 कूलम होता है, यानी कि 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है डियर, है ना। तो देखिए, तो ये मात्रक हो गया, कैसा राशि है वो चीज हो गया, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक पर। अब है सर कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आइए, आवेश के प्रकार। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया, वो प्रयोग के बारे में डिस्कस यहां आप देखें क्या होगा। एक प्रयोग किया, उस प्रयोग से ये पाया कि आवेश का 2 प्रकृति होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक प्रकृति को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहा गया और ऋणात्मक को निगेटिव चार्ज कहा गया। यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश जो है 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक हो गया आपका धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा है ऋण आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। क्लियर है सर? धन आवेश किसके पास होता है? तो धन आवेश जिस कण के पास होता है उस कण का नाम है प्रोटॉन। धन आवेश जिस कण के पास होता है उस कण का नाम है प्रोटॉन, और धन आवेश जिस कण, ऋण आवेश जिस कण के पास होता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैं बता दूं आपको कि एक प्रोटॉन बराबर प्लस 1.67 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है दोस्तों, है ना। और प्रोटॉन की द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की द्रव्यमान याद रखेंगे 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। उसी तरह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.11 इंटू 10 के पावर -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपके सामने उपस्थित है। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में एक रिलेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में आप 1836 से गुना कर देंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान मिल जाएगा। यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना ज्यादा होता है। ओके, बहुत अच्छे, है ना। तो ये था आपका आवेश के प्रकार से संबंधित कुछ विशेष बातें, है ना। तो आप देख पा रहे हैं एक और बात कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। ठीक। एक बात इससे और स्पष्ट है कि सर जो आवेश कण है यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अगर इन दोनों में से किसी एक को अगर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएं तो उनके द्रव्यमान भी उनके साथ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आवेश लेके चल जाएगा द्रव्यमान छोड़ देगा, है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और उसके पास द्रव्यमान है तो अपने द्रव्यमान को भी लेते जाएगा, है ना। और आवेश तो जाए करेगा साथ में उसके, है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो आवेश का स्थानांतरण भी होगा और साथ ही साथ उसके द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा, है कि नहीं। तो ये चीजें होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा तो द्रव्यमान भी लेके जाएगा। सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है।
ठीक है। चलिए अब एक और बात देखो बाबू, तो आवेश के प्रकार हो गए। अब संबंधित है क्या, जैसे कि टॉपिक था विचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ। सर चालक पदार्थ किसे कहते हैं? एक ऐसे पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह हो, या विद्युत धारा का प्रवाह हो, या बिजली का प्रवाह हो, या करंट का प्रवाह हो, बात एक ही है ना, उसको चालक पदार्थ कहा जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक से करंट का फ्लो तो नहीं होगा, है कि नहीं? प्लास्टिक है, रबर से करंट का फ्लो तो नहीं होगा, धारा का प्रवाह तो नहीं होगा। जिससे प्रवाहित हो, जैसे आपके घर में तार लगा रहता है, वो किसका रहता है? प्लास्टिक का नहीं, कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा, किसी न किसी धातु का बना होगा, है ना। सिल्वर का तो नहीं होगा, सिल्वर का तो तार बहुत महंगा होता है, वो कैसे लगा दिया जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए, तो जिससे होकर तार धारा का प्रवाह हो, उसका नाम होता है चालक पदार्थ। जैसे चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, क्या है? इससे सबसे ज्यादा धारा प्रवाह होता है, और कितना हो देर तक इसे धारा प्रवाह कर लो, बहुत कम गर्म होता है, उष्मा बहुत कम देता है ना, गर्म कम होता है, और धारा प्रवाह एकदम लगातार होते रहेगा, बहुत ज्यादा होगा अदर के तुलना में। वैसे जनरली जो हम लोग घर में जो तार यूज करते हैं ना, बेसिकली वो कॉपर का होता है ना, कॉपर का होता है, ठीक है। तो जैसे जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह हो, धारा का प्रवाह, उसे चालक कहते हैं, और जिस पदार्थ से आवेश या धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे आसपास में आपके रखा हुआ है सूखा लकड़ी, है कि नहीं, प्लास्टिक, रबर, है ना, ग्लास, पेपर, बहुत सारा चीज। शुद्ध वाटर, प्योर वाटर, प्योर पानी से धारा का प्रवाह नहीं होता है ना। आपका जो आंसू जल है ना, आंसू जल एकदम ही प्योर होता है, इससे धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन यही जब बाहर निकलता है, तो अब मान लीजिए किसी न किसी के संपर्क में आ जाएगा, तो बेचारा अशुद्ध हो जाता है कि नहीं? तो अशुद्ध जब हो जाएगा, तो उससे धारा का प्रवाह होने लगेगा। हम लोग जो पानी पीते हैं ना, उससे धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट जरूर है ना। तो एक पहचान ये भी है, अगर प्योर वाटर होगा, शुद्ध वाटर होगा, तो उससे धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बाबू, इस चीज को ध्यान रखेगा। तो चालक के बारे में, कुचालक के बारे में आपने सीखा, है ना। अब आता है क्या कि सर वस्तु को हम लोग आवेशित कैसे करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, है ना। अलग अलग, क्या सभी वस्तु को हम चार्ज कर सकते हैं? अब कोई पूछेगा सर ईटा को चार्ज कर सकते हैं, पत्थर को चार्ज कर सकते हैं? आता नहीं। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसको हम आवेशित कर सकते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति हो, है ना, उनको हम आवेशित कर सकते हैं। सभी वस्तु को हम आवेशित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, वस्तु को आवेशित करने का 3 विधियां हैं। वस्तु को आवेशित करने के 3 विधियां, ऐसे है तो बहुत सारे, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 विधियां हैं। एक घर्षण विधि, मतलब रगड़ के, पूरा एकदम रगड़ के, और दूसरा चालन विधि, तार जोड़ के। जैसे कि मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं, तो चार्जर लगाते हैं ना उसमें प्लग बोर्ड में, तो तार से होकर कुछ आता है, क्या आता है? वो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है। कौन लेके आता है? इलेक्ट्रॉन। कौन लेके आता है? इलेक्ट्रॉन लेके आता है कि नहीं? तो उससे भी मोबाइल मेरा चार्ज हो जाता है। आप तीसरा जानते हैं क्या होता है? प्रेरण विधि। मैं बिना संपर्क में गए वस्तु चार्ज हो जाएगा, वस्तु चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, आप वहां हैं, हम आपके संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ के एकदम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपका बॉडी चार्ज हो रहा है। एग्जाम में जाके एकदम 100 में एकदम 90+ ला के लाइएगा फिजिक्स में, है ना। तो आप आवेशित हो गए। क्या है? बिना संपर्क में रहकर वस्तु अगर चार्ज हो जाता है, तो उसका नाम होता है प्रेरण विधि, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, संपर्क में हम लोग नहीं है। संपर्क मतलब शरीर एकदम पूरा सटा सटा नहीं है, दूर दूर है, फिर भी आपके पास दिमाग में ये बातें जा रही है, आप समझ रहे हैं, उससे आपकी बॉडी चार्ज हो रही है। उसी चार्ज को, उसी ज्ञान को, चार्ज मतलब ज्ञान हो तरह का, उसी चार्ज को आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख दीजिएगा, तो आपको मार्क्स मिलेगा, पास हो जाइएगा, खुश हो जाइएगा। नहीं तो कहने का अर्थ मेरा क्या है कि बिना संपर्क में गए अगर किसी को आप आवेशित कर देते हैं, तो उस विधि का नाम हो जाता है प्रेरण विधि। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचना है। लेकिन जानते हैं, ये जो घर्षण विधि है, ये चालन विधि है, इसमें दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाना पड़ता है, तब वस्तु आवेशित हो जाती है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। सर वस्तु का आवेशन, है ना, वस्तु का आवेशन। आ जाइए, वस्तु का आवेशन, वस्तु का
आवेशन। तो मैंने बताया कि वस्तु को आवेशित करने का हमारे पास कितने विधि हैं माय डियर? 3 विधि है। वस्तु को आवेशित करने का हमारे पास 3 विधि है। कौन कौन? तो वस्तु को आवेशित करने का 3 विधि कौन कौन है सर? तो आइए देखते हैं। पहला जो विधि है वस्तु को आवेशित करने का 3 विधि, वो कौन कौन है? तो पहला है आपका घर्षण विधि, पहला आपका जो है घर्षण विधि है, दूसरा है आपका चालन विधि और तीसरा है आपका प्रेरण विधि, है ना। तो घर्षण द्वारा यानी कि घर्षण विधि द्वारा, और दूसरा होता है चालन विधि द्वारा, चालन मतलब चालक तार का उपयोग करके, है ना, चालन विधि। और तीसरा होता है प्रेरण यानी कि प्रेरण विधि द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन मेथड, है ना। इंडक्शन कहा जाता है इसको, इसको कंडक्शन कहा जाता है, कंडक्शन मेथड बाबू, कंडक्शन मेथड। इसको कहा जाता है फ्रिक्शन मेथड बाबू, फ्रिक्शन मेथड, है कि नहीं। तो 3 विधि है हमारे पास। इस 3 विधि से हम लोग वस्तु को आवेशित करते हैं। और नाम से स्पष्ट है, घर्षण मतलब रगड़ना है, और रगड़ के वस्तु को आवेशित कर देना है। रगड़ के कैसे? तो देखिए, रगड़ के वस्तु को सर कैसे आवेशित करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए अगर हम बात करें पहला, देखेंगे अगर हम पहला का बात करते हैं, आइए फर्स्ट विधि क्या है? घर्षण, यानी कि घर्षण विधि की बात करें अगर हम, घर्षण विधि है ना, घर्षण विधि। तो घर्षण विधि में क्या होता है सर कि देखें, एक मैंने क्या किया कि एक ले लिया वस्तु ए, है ना, एक और वस्तु ले लिया मैंने, देखिए एक और वस्तु ले लिया मैंने बी, 2 वस्तु हो गया। देखिए दोनों एक ही साइज का है, मान लीजिए दोनों एक ही साइज का है, अलग अलग हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इस वस्तु का हमने नेमिंग दिया है, इस वस्तु का नेमिंग किया है मैंने ए, इसका नेमिंग किया मैंने बी। और दोनों को हम क्या कर रहे हैं डियर? दोनों को रगड़ रहे हैं, दोनों को एकदम रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, है ना, दोनों को रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने से क्या होगा? दोनों गर्म हो जाएगा, दोनों गर्म हो जाएगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है ना। अब गर्म होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे वस्तु गर्म हो गया, अब वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आ गया, अब ऊर्जा लेकर वो बाहर निकल जाता है। तो मान के चलिए, ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकला होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इसमें गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकला है, ऐसा मान के चलिए इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, है कि नहीं। तो फाइनली मैंने क्या देखा कि ये जो वस्तु था, ये जो गोला था, ए नंबर और ये बी नंबर, देखो ध्यान से, ए और बी जो आपको दिख रहा है ना, ए और बी जो दिख रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर प्लस दिखने लगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पर प्लस दिखने लगा, क्योंकि प्रोटॉन बेचारा अकेला हो गया, जब भी था जोड़ा में था, इलेक्ट्रॉन भाग गया तो क्या हो गया? अकेला हो गया। तो कहने लगा देखो हम अकेले हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस 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 दिखाने लगा, देखो हम अकेले हो गए। इलेक्ट्रॉन जब इस पर गया तो नेगेटिव चार्ज दिखाने लगा, देखो हम इससे भाग के चल आए हैं, है ना, भाग के चल आए। पर भाग के चला तो नेगेटिव हो गया, इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो मतलब किसी वस्तु पर प्लस का आ जाना या माइनस का आ जाना बोला जाता है कि वस्तु आवेशित हो गया। देखिए इसके पहले इस पर कितना चार्ज था? 0 कूलम। इस पर कितना था? 0 कूलम। लेकिन अब रगड़ने के बाद क्या हो गया? इस पर प्लस आया है। कई गो प्लस है? देखिए जो गो प्लस है तो गो इलेक्ट्रॉन गया होगा, जो गो प्लस आया ना उतना ही इलेक्ट्रॉन से भागा होगा। कई गो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो इलेक्ट्रॉन, 13 गो प्रोटॉन है तो 13 गो इलेक्ट्रॉन गया होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ कितना आवेश को लेके जाएगा? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन को, कितना आवेश को लेके जाएगा? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। और कितना मास को लेके जाएगा? जितना उसका द्रव्यमान होगा, 9.11 × 10 के पावर -31 kg। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो आवेश कितना लेकर गया? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश लेकर चल गया।
इसमें से। अच्छा, और द्रव्यमान कितना लेकर चल गया 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, यानी कि द्रव्यमान भी लेकर गया और मास भी लेकर गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब आवेश का स्थानांतरण होगा, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो आवेश का भी स्थानांतरण होगा और साथ ही साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। इसका मतलब जब वस्तु आवेशित हुआ है, ये जो वस्तु आवेशित हुआ है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इस पर इलेक्ट्रॉन गया है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें इसको बोलेंगे कि धन आवेशित वस्तु है, धनावेशित वस्तु हो गया, धनावेशित वस्तु हो गया। बहुत बढ़िया सर। आई हो गया आपका ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु हो गया, है कि नहीं। तो धनावेशित वस्तु का अर्थ क्या हुआ, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। देखो बाबू, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसमें कमी हो गई है, तभी ना इस पर धन आया है। इलेक्ट्रॉन में तो यहां से निकल गया, तो निकल गया है तो क्या हुआ है, कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो इसका वस्तु का जो पहले ए था, अब जो इसका द्रव्यमान है थोड़ा सा घट जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो द्रव्यमान थोड़ा सा घट जाएगा। तो इसकी जो द्रव्यमान है, इसकी जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान पहले के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या हो गया है, घट गया है, घट गया है, यानी कि घट गया है ना, पहले के रेस्पेक्ट में घट जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, ये ऋणावेशित है, ऋणावेशित इसका मतलब हो गया कि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है डियर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अधिकता मतलब कि वृद्धि हुई है, बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है। और इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, पहले से हल्का सा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब वस्तु आवेशित होता है तो उसमें से एक का द्रव्यमान घटता है तो दूसरा का बढ़ता है। अब ऐसा नहीं है कि 10 kg का है तो घट के 2 kg का हो जाएगा, इतना ज्यादा का परिवर्तन नहीं होता है, इतना ज्यादा का परिवर्तन नहीं होता, एकदम छोटा, स्लाइटली चेंज करता है, हल्का सा, एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि आपका द्रव्यमान जो मैं 50 kg है, आपका केस हम एगो उखाड़ ले, मतलब मान लीजिए हेयर केस जो है इतना हम इसमें से उखाड़ ले, तो आपका द्रव्यमान कितना केजी घट जाएगा, बोलिए। आपका 50 kg का वेट है, ठीक है, इसमें से हेयर जो है, केस जो है, या 2-4 को उखाड़ कर एकदम फेंक दे हम, तो कितना द्रव्यमान आपको घट जाएगा, बहुत कम, 9 के बराबर, मतलब उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन घटेगा जरूर, है कि नहीं। तो वही बात है यहाँ भी है बाबू। अब इलेक्ट्रॉन हल्का से को निकल गया तो कितना घटेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घट जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, घर्षण विधि द्वारा वस्तु को आवेशित करते हैं। और एक और खास बात देखिए, पहले दोनों पर मिलाकर कितना आवेश था, 0 कूलम, अभी भी जो दोनों को मिला दीजिएगा ना तो 0 कूलम हो जाएगा, यानी टोटल आवेश जो है संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। इस बात को आप, ठीक है। तो आजी बाबू चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चालन विधि पर आते हैं। चालन विधि क्या होता है बाबू, आ जाओ। चालन विधि, चालन विधि देखो, चालन विधि, चालन विधि। अब चालन विधि का खासियत क्या है कि इसका कहना है कि एक वस्तु को चार्ज होना चाहिए, एक वस्तु को चार्ज होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि वस्तु हो गया, तो एक वस्तु को चार्ज होना चाहिए और दूसरा वस्तु को अनचार्ज होना चाहिए, आवेशित अनावेशित, एक आवेशित हो एक अनावेशित हो। तो मान लीजिए कि ये चार्ज है, मान के चलिए कि ये चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, धन आवेश है, ऐसा कुछ मान के चलिए, धन आवेश है, धन आवेश है, ठीक है। और ये उदासीन है, ये आपका उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसके तार से इसको जोड़ दीजिए, इसको तार से आप जोड़ दीजिए। जैसे तार को जोड़िएगा, मैं संपर्क में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच देगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो एक प्लस आ जाएगा, इस पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आवेश चालन विधि से वस्तु को चार्ज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर माइनस चार्ज हो सकता है कि इस पर माइनस चार्ज हो, ऋण आवेश हो, है ना, इस पर ऋण आवेश हो, ऐसा ऋण आवेश हो। अब तार आप जोड़ दिए, तार आप जोड़ दिए, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किधर से किधर होगा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उधर से होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या यहाँ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा नेगेटिव चार्ज से
उदासीन की ओर, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आने लगेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है, जब भी वस्तु चार्ज होगा तो उसमें योगदान होगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का। बिना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुए कोई भी वस्तु आवेशित नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उदासीन से धनात्मक की ओर भी हो सकता है, हो रहा है एकदम स्पष्ट रूप से। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऋणात्मक वस्तु से उदासीन की ओर भी, यानी दोनों की ओर हो सकता है। एक बात आपको यहां मानना पड़ेगा कि, और समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण हमेशा हमेशा निम्न विभव, निम्न विभव, विभव के बारे में हम लोग सीखेंगे, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, उच्च विभव की ओर होता है, उच्च विभव की ओर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। और प्रेरण विधि में क्या था कि वस्तु को बिना संपर्क में लाए हम आवेशित कर देते हैं, बिना संपर्क में लाए। देखिए उसके बारे में सीखते हैं, प्रेरण विधि, है ना, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि है ना, एक ऐसा विधि जिसके सहायता से वस्तु बिना संपर्क में आए उदासीन वस्तु आवेशित हो जाए, उदासीन वस्तु आवेशित हो जाए, तो उसे हम प्रेरण विधि के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रेरण विधि का उपयोग करते समय इसमें एक आवेश चार्ज, एक वस्तु आवेशित होना चाहिए और दूसरा अनावेशित होना चाहिए, तब ऐसा होगा। जैसे देखिए आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका जो है, ये आपका हो गया एक, मान लीजिए कि एक वस्तु ये हो गया, ठीक है, एक वस्तु यहाँ हो गया और एक वस्तु मान लीजिए कि ये हो गया। अब दोनों संपर्क में, देखिए दोनों संपर्क में, एक वस्तु ये हो गया, दो वस्तु हो गया। अब हुआ क्या कि इसको जो है हम, इसको भी हम लटकाए हुए हैं, इसको भी लटकाए हुए हैं, है ना। अब हुआ ये कि एक स्टैंड से स्टैंड हो गया। देखिए दो वस्तु हो गया, दोनों सटल है, धातु का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो मान लीजिए कि वस्तु का नाम है ए, एक नाम है बी। अब हम क्या किए कि एक इसके नजदीक मतलब सटाना नहीं है, सटना नहीं चाहिए बाबू, देख लो सटना है। इसके नजदीक एक हम आवेशित वस्तु लेकर आए, आवेशित जिस पर आवेश है, एक आवेशित वस्तु लेकर आए। देखिए जैसे मान लीजिए कि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एकदम आवेशित है, ऐसे आवेशित। इसके नजदीक हम आवेशित वस्तु लेकर, सटाना नहीं है, एकदम मतलब कि नजदीक रखना है, खूब एकदम नजदीक रखना है ना, नजदीक रखना है। तो मैंने क्या पाया, ये प्लस वाला इस ए के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके पास उतना ताकत नहीं है कि वो पूरा खींच लेगा, है ना। लेकिन हाँ, उस वस्तु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से उसमें फूट जरूर डाल देगा। कैसे होता है कि वो परिवार में मान लीजिए 10 आदमी रहता है, तो तीसरा आदमी क्या करता है, आके झगड़ा लगा देता है, अलग अलग करा देता है, बंटवारा करा देता है ना, बंटवारा करा देता है। उसी प्रकार ये काम करता है। देखो क्या है, प्लस है तो माइनस को अपने तरफ ही खींच कर रखेगा, यानी कि इतना ताकत नहीं कि खींच के बाहर कर देगा। आप प्लस को एक तरफ कर देगा, देखो प्लस की तरफ कर दिया, और जब ये प्लस अलग हो जाएगा तो इसका सटले दूसरा वस्तु है, तो दूसरा वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन ये भी पूरा 100% अपने तरफ खींच नहीं पाएगा, लेकिन उसी में उसको अलग कर देगा, अब देखो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस 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 ऐसे आ गया। अब सोचो इस पर जितना प्लस उतना माइनस है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पर जितना प्लस है उतना इस पर माइनस है, तो यहाँ सिस्टम में टोटल आवेश तो जीरो हो गया, टोटल आवेश जीरो हो गया। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो आप ये पाएंगे अब देखिए,
अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि इसको अलग अलग कर दिया, इसको हमने अलग अलग कर दिया। देखिए अलग अलग कर दिया, मतलब अभी भी जो है इसके नजदीक ये रहेगा, धनात्मक चार्ज इस पर है, वो धनात्मक चार्ज इस पर रहेगा, इसके नजदीक रखे थे, इसके नजदीक रखे थे। अब देखिए ये प्लस ही माइनस मिल के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब इस पर शून्य हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, धीरे से इसको हटा देंगे, मतलब इसको संपर्क में रखेंगे, इसको धीरे से हम हटा देंगे, मतलब संपर्क में था इसको हम हटा देंगे, तो हटा दिए तो इधर आ जाएगा, इधर था आपका माइनस, इधर माइनस से रहेगा और इधर प्लस रहेगा। अब देखेंगे कि दोनों अब अलग अलग हो गया, जब दोनों अलग अलग हो गया तब इसको हम हटा देंगे। जब इसको हम हटाएंगे तो आप देखेंगे, जानते हैं क्या होगा, जब इसको हम हटाएंगे तो ये माइनस आवेश चारों तरफ छितरा जाएगा, क्योंकि प्लस को खोजने लगेगा एकदम घूम घूम के, आई प्लस वाला भी चारों तरफ छितरा जाएगा, ये माइनस खोजने लगेगा, लेकिन है कि मिलेगा, नहीं है, वो तो संपर्क हम तोड़ दिए हैं। तो वस्तु इस तरह से आवेशित हो जाएगा, वस्तु इस तरह से आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो एक पर धन आवेश, एक पर ऋण आवेश। तो आप देख रहे हैं इसमें हम कभी भी संपर्क में वस्तु को नहीं लाए, बिना संपर्क में लाए वस्तु को हम आवेशित कर दिए, ठीक है। तो बिना संपर्क में लाए वस्तु जब आवेशित हो जाता है उसका नाम होता है प्रेरण विधि, ठीक है। तो प्रेरण विधि हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद है आवेश का गुणधर्म। आवेश का गुणधर्म क्या उसका प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में सीखेंगे। आइए डिस्कशन करते हैं आवेशों का गुणधर्म। आवेशों का गुण धर्म, आवेशों का गुण धर्म क्या होता है सर? देखिए आवेशों का गुण धर्म, पहला इसका प्रॉपर्टीज, पहला इसका प्रॉपर्टी देखिए, आवेश योगात्मक होता है, मतलब आवेश को हम जोड़ सकते हैं, आवेश को हम जोड़ सकते हैं, ये योगात्मक होता है। दूसरा बात यह है कि आवेश, किसी वस्तु पर कितना आवेश है इसका मान हम निकाल सकते हैं, आवेश क्वांटिमीकरण होता है, दो हो गया। और तीसरा है कि धन आवेश एक दूसरे को विकर्षित, धन आवेश सजातीय आवेश और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और कुल आवेश संरक्षित रहता है। ये चार गुण है इसमें। पहला देखिए आवेश योगात्मक होता है ना, योगात्मक मतलब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, जिस तरह से हम लोग अलजेब्रा में जोड़ते हैं 2 + 4 = 6, उस प्रकार यहाँ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 कूलम आप प्लस 4 कूलम बराबर 6 कूलम, या फिर 2 कूलम आप प्लस -4 कूलम बराबर -2 कूलम, यानी कि जिस तरह से आप बीजगणित में इसको जोड़ते थे घटाते थे उस तरह से आप जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। पहला है कि आवेश योगात्मक होता है, और दूसरा आवेश क्वांटिमीकरण होता है, क्वांटिमीकरण, आवेश क्वांटिमीकरण होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कितना आवेश का स्थानांतरण हुआ है, कितना कूलम आवेश एक स्थान से दूसरा स्थान पर गया, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। तो क्वांटीकरण का मतलब हो गया कि आवेश पैकेट के फॉर्म में होता है, आप जितना चाहो उतना लेकर जा सकते हो आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन है कि किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा या इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक के फॉर्म में जाएगा, इंटीजर के रूप में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो 50 आपका इंटीजर हो गया। एक विद्यार्थी को आप इलेक्ट्रॉन मान लो, अपने दोस्त को इलेक्ट्रॉन मान लो, हमेशा कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि वो 50 दोस्त आए, यानी 50 इलेक्ट्रॉन बैठा है कहीं। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा। अब 2.5 इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं जा सकता है, 3.5 इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं जाएगा, जब भी जाएगा पूर्णांक में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पूर्णांक में होना कंपलसरी है, जरूरी है, अन्यथा नहीं होगा। तो कहा जाता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के
पूर्णांक के गुणज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणज के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु पर कितना आवेश है, जैसे मान लीजिए कि वस्तु हो गया, इस पर मान लीजिए कि प्लस आवेश है, प्लस आवेश है ना। अब सोचो कि इस पर कितना धन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 ठो है ना। एक और बढ़ा दो, 15 हो गया, यानी कि 15 प्रोटॉन इस पर आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इससे 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा 15 ही निकलेगा, एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो अब सोचिए कि एक अगर 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो कितना आवेश लेके निकल गया होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होगा उसमें 15 से गुना कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है 15 गुना 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इतना आवेश लेकर वो निकल गया है। तो कैसा आवेश लेकर गया है, तो माइनस आवेश लेकर गया है। अब कैसा आवेश छोड़ दिया है, तो प्लस छोड़ दिया है। तो जितना आवेश लेकर गया है उतना ही धन आवेश इस पर रहेगा। इसका मतलब इस पर आवेश कितना होगा, तो प्लस 15 गुने 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आखिर में ये आया कैसे, तो सर 15 यहाँ जो है वो संख्या है, तो संख्या मतलब कि n हो गया। आई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मान है, कितना उस पर आवेश होता है उसका मान है। तो n इंटू ई करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, q। तो q बराबर n। तो इससे इस फॉर्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर कितना आवास है, आवेश है, कितना चार्ज है ना, ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, तो q बराबर n, q बराबर n, इसे हम निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु पर कितना कूलम आवेश है, इसका हम पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और बात, यहां से आप n बराबर निकालिएगा तो q बाई ई आ जाएगा। कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उसमें कितना उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि संख्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा। तो संख्या पूछेगा तो n बराबर q बाई ई कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। अगर 1 कूलम की बात हो रही है, अगर 1 कूलम की बात हो रही है तो आवेश जगह पर 1 रख देंगे, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो लिख देंगे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको काट कर सोल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा तो आएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18। इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा कि 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 के पावर 18 होती है, 18 होती है। 6.25 इंटू 10 के पावर 18 होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पूर्णांक में होगा, इंटीजर में होगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन तभी स्थानांतरित होगा जब इलेक्ट्रॉन इंटीजर के फॉर्म में रहेगा उस पर उपस्थित, ठीक ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो टोटल चार्ज वस्तु पर निकालने के लिए q बराबर n का यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए n बराबर q बाई ई का उपयोग करेंगे, ठीक ना। जिस वस्तु पर जितना आवेश दिया रहेगा वो q हो गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पूर्ण आवेश का क्वांटीकरण। नेक्स्ट है 3rd नंबर, आवेश, कुल आवेश संरक्षित होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा वस्तु, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसमें उपस्थित कोई भी पदार्थ बाहर नहीं जा सके या बाहर का अंदर नहीं आ सके। जैसे देखिएगा अभी कोरोना काल जो चल रहा था उसमें हम लोगों को जो कोरोना से पीड़ित जो व्यक्ति थे उनको आइसोलेट लोग कर रहे थे, आइसोलेशन वार्ड में डाल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा जगह था, एक ऐसा एरिया था, उसमें सिर्फ वही व्यक्ति रहते थे जो कोरोना से पॉजिटिव आदमी है। तो अंदर का आदमी बाहर नहीं जाता था, बाहर का आदमी अंदर नहीं आता था, ताकि उससे दूर रहे। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, अंदर का बाहर नहीं। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कितना टेम्परेचर है बाहर से नहीं मतलब है, बाहर कितना टेम्परेचर है अंदर से नहीं मतलब है। मतलब कुछ का आदान प्रदान नहीं होने वाला है, आदान प्रदान नहीं होने वाला है, एकदम फिक्स रहेगा, नियत रहेगा। तो वही कहा जाता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के में, आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हो आप, आइसोलेटेड सिस्टम में
कुल आवेश संरक्षित होता है, कुल आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आवेश का नहीं हम उत्पत्ति कर सकते हैं और नहीं उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। आवेश का उत्पत्ति भी नहीं हो सकता है, मतलब उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं, है ना, न समाप्त कर सकते हैं। बट क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश का स्थानांतरण होता है, न ही उसका नष्ट होता है और न ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो आवेश का न उत्पत्ति होती है न नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकर जाया जा सकता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से वस्तुएं आवेशित हो जाती है, वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि और बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये सिस्टम हो गया, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी प्रोटॉन्स है, वो फिक्स रहेंगे, वो फिक्स रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। और फोर्थ नंबर है जो प्रॉपर्टीज, उसको देखें। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश यानी कि प्लस 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 विकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब होता है एक प्लस तो एक माइनस, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, है कि नहीं। अब सजातीय का मतलब माइनस माइनस भी होता है, जैसे देखिए मान माइनस माइनस, ये भी विकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो फिर मन में क्वेश्चन उठता है कि सर ये प्लस प्लस में आकर्षण, प्लस माइनस में विकर्षण हो रहा है, तो कोई ना कोई बल इस पर लग रहा है, वही इसको एक दूसरे से दूर भेज रहा है या पास ला रहा है। वो कौन सा बल है, वो कौन सा बल है। जैसे आप जानते हैं कि दो द्रव्यमान वाले वस्तु के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमेशा आकर्षित करता है। दो चुंबक के बीच लगता है चुंबकीय बल, जो आकर्षित भी कर सकता है और विकर्षित भी कर सकता है। लेकिन सर दो आवेश के बीच कौन सा बल लग रहा है, तो दो आवेश के बीच लगने वाले बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल या वैद्युत बल। कि दो स्थिर आवेशों के बीच यहां जो बल लग रहा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। और इसको हम लोग सूचित करते हैं एफई से। ठीक है। तो अब फिर ये क्वेश्चन उठता है कि सर दो आवेश के बीच जो बल लग रहा है स्थिर वैद्युत बल, देखिए इसको मैं लिख देता हूं, इसका नाम है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, यानी कि ये दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, ये दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और यह बल आकर्षित प्रवृत्ति का भी होता है और विकर्षित की, यानी कि दोनों प्रवृत्ति इसके पास होती है, आकर्षित करने के भी और विकर्षित करने के भी। लेकिन फिर मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर इस बल का मान हम कैसे निकालेंगे, यानी कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल का मान हम कैसे निकालते हैं। तो उसके मान को निकालने के लिए हम सबको पढ़ना पड़ेगा कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, और कूलम्ब का नियम ही हमको दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान को बताएगा, कूलम्ब का नियम। ठीक है। तो अब देखते हैं सर कूलम्ब का नियम क्या होता है। आइए, कूलम्ब का नियम क्या होता है। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब के नियम के अनुसार ये बताया गया, देखिएगा। जैसे कूलम्ब साहब ने दो आवेश लिए थे, कूलम्ब साहब दो आवेश लिए, पहले एक लाइन लिए, एक लाइन पर दो आवेश लिए, एक लाइन पर दो आवेश लिए। देखिए एक आवेश ये और एक आवेश ये,
ठीक है। आप एक को प्लस एक को माइनस एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक को प्लस एक को माइनस या दोनों को प्लस, ये प्लस हो गया, ये भी मान लीजिए प्लस हो गया, दोनों पर प्लस आवेश है। प्लस प्लस हम जानते हैं कि प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है, प्लस प्लस दूसरे को विकर्षित करता है ना। और इस पर आवेश है Q1 और इस पर आवेश है Q2, Q1 और Q2 इस पर आवेश हो गया, ठीक। और इसके बीच की जो दूरी है डियर, इसकी बीच की जो दूरी है वो देखेंगे, इसकी बीच की दूरी है यहां से ये, इसकी बीच की दूरी, ये डिस्टेंस, इसकी बीच की डिस्टेंस को मान लिया गया है R। R हो गया, इसके बीच की दूरी R हो गया। तो कूलॉम के नियम के अनुसार कहा गया कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल या स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल मतलब गुणा, Q1 इंटू Q2 गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आवेश को बढ़ाएंगे तो उनके बीच लगने वाला बल का मान भी बढ़ेगा, अगर दूरी को बढ़ाएंगे, उनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, आवेश के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो उनके बीच लगने वाला बल का मान घटेगा, है कि नहीं। व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब एक बढ़ने से दूसरा अगर घटे तो व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब इस दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन कर दिया। एक साथ जब कंबाइन कर दिया तो उनके पास एक रिलेशन आ गया, क्या आया, तो K Q1 Q2 अपन R²। इस जो अनुपातिक जो का चिन्ह है, इसको हटाकर बराबर का साइन देने के लिए हम किसी न किसी अक्षर से गुणा करते हैं, उसका नाम है K। F इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 बाई R², जहां K जो है एक नियतांक है, K नियतांक हो गया और K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और इसका एक और मान है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0। ये जो ε0 है इसका नाम है निर्वात का परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक का मान हो गया कितना, तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निर्वात का परावैद्युतांक का मान निर्वात में परावैद्युतांक कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके मात्रक पर आप विशेष ध्यान देंगे, इसके यूनिट पे विशेष ध्यान देंगे, इसके यूनिट से भी कुछ पूछे जाते हैं। इसका एक और यूनिट होता है फराड पर मीटर, फराड प्रति मीटर, ठीक है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। तो कूलॉम के नियम को देखें। अब आइए, कूलॉम के नियम हो गए, एक फॉर्मूला मिला। कूलॉम का नियम इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान हम लोग ज्ञात कर सकें, बस इसलिए पढ़ते हैं, इसी की से जरूरत पड़ी, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को निकालने के लिए, ठीक। आ जाइए, अब है कूलॉम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप, यानी कूलॉम के नियम को सदिश के रूप में, वेक्टर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक लाइन है, इस पर दो चार्ज है, एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया, ए और बी, ए और बी। इस पर आवेश है Q1, इस पर आवेश है Q2, दोनों पर प्लस है, तो ये इधर धक्का दिया मान लीजिए F से, ये इधर धक्का दिया, ये भी मान लीजिए F से,
ठीक है, इसके बीच की दूरी आपकी r है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखते समय वही परिमाण लिखेंगे k q1 q2 बाई r स्क्वायर पर लिख देंगे परिमाण उसका, और यहाँ लगा देंगे जो नीचे आप जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, उसका यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश यानी कि r कैप ऐसे लिख देंगे। वेक्टर फॉर्म में हो गया, आराम से वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल में लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, तो k q1 q2 अपन r स्क्वायर इंटू r कैप को लिख सकते हैं वेक्टर r डिवाइडेड बाय r, यानी कि वेक्टर r का परिमाण को हम r भी लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, k q1 q2 बाई r क्यूब, यहाँ वेक्टर r। इसका मतलब हो गया कि जो बल की दिशा है वो वेक्टर r की दिशा की ओर होगी। ये कुछ वेक्टर के फॉर्म में है। आपको लिखने का बहुत आसान तरीका है कि पहले कूलॉम के नियम को लिख दीजिए, परिमाण उसका k q1 q2 बाई r स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसको लिख कर ऊपर टोपी पहना दीजिए, यानी कि कैप लिख दीजिए, यूनिट वेक्टर। बस इतना भी चलेगा। या थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, इकाई सदिश का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखते हैं, वेक्टर r बटे वेक्टर r का परिमाण, है ना, सिर्फ r लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को आप कूलॉम के नियम से लिख लिए। इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, आराम से देखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर हम लोग कर लेते हैं। आइए, एग्जाम्पल में है क्या कि मान लीजिए कि यहाँ एक चार्ज है प्लस q1, यहाँ एक चार्ज है माइनस q1, एक प्लस q1 एक माइनस q1, और इसकी बीच की दूरी है d, बीच में एक पॉइंट है बाबू O, बीच पॉइंट है O, और O हमारा जो है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब एकदम बीचों बीच में रखा गया है, बीचों बीच में। तो बिंदु O पर लगने वाला बल, यहाँ पर चार्ज है स्मॉल q जो प्लस में है, बिंदु O पर लगने वाला बल का मान बताइए, बिंदुओं पर लगने वाला बल का मान। सबसे पहले इस पर लगने वाले बल की दिशा को हम देखते हैं। अब बताइए, ये जो A है और ये जो B है, दो आवेश है A और B, तो दोनों मिलकर O पर कितना बल लगा रहा होगा, यानी कि हम बल निकालना चाहते हैं O पर कितना बल लगेगा ये हम निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि ये प्लस ये भी प्लस रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा तो इस दिशा में बल लगेगा, इसका नाम हो जाएगा F। और O पर लग रहा है तो O, अब कौन लगा रहा है A, तो FOA। आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए FOA वेक्टर। जिस पर लग रहा है उसको पहले लिख दिए, O पर लग रहा है, अब कौन लगा रहा है A, तो A बाद में लिख दिए। फिर B भी इसको अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा, B भी अपने तरफ, तो B इसको अपने तरफ खींचाए से देखो, B अपने तरफ खींचेगा तो B इस पर कितना फोर्स लगाएगा, FOB, यानी कि इसमें आकर्षण होगा, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है, आकर्षित करता है तो एक दूसरे की ओर आएगा। तो आप देखो कि दोनों बल की दिशा तो एक ही ओर आ गया, दोनों बल की दिशा एक ही ओर हो गया, इसीलिए दोनों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। जब दो वेक्टर की दिशा एक ही ओर हो तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो बताइए नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स यानी कि O पर लगने वाला कुल बल का मान क्या होगा सर, तो लिखेंगे FOA प्लस FOB, आप वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे। अब बताइए कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन। FOA, A ने O पर कितना बल लगाया, तो K Q1 Q बाई D बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका आधा यहां से यहां तक की इसकी जो दूरी होगी वो D का आधा होगी, D बाई 2, क्योंकि मध्य बिंदु है वो, है ना। I किस दिशा में लग रहा है, तो X एक्सिस की ओर, यानी कि यहां लिख देंगे I कैप, अब प्लस। अब FOB क्या होगा, तो FOB में लिखेंगे K Q1 Q अपन D बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे I कैप। दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगा, इसको सोल्व करूंगा मैं तो आएगा 4K Q1 Q अपन D स्क्वायर, इसको सोल्व करूंगा तो आएगा 4K Q1 Q बाई D स्क्वायर। दोनों I की दिशा में था, I कॉमन ले लिया I कैप, अब 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8K कैपिटल Q स्मॉल q अपन D स्क्वायर I कैप। देखिए तो उस पर लगने वाला जो टोटल बल है आपका निकल गया K कैपिटल Q1 स्मॉल q डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। यानी किसी भी बिंदु पर अगर बल निकालना है तो सबसे पहले वहां का दिशा आपको देखना पड़ेगा,
दिशा दिखाना पड़ेगा, दिशा दिखा दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर उसके अनुसार उसको जोड़ दीजिए। अगर सेम दिशा में है तो जोड़ दीजिए, विपरीत में है तो घटा दीजिए, है कि नहीं। अगर 90 डिग्री पर है, दोनों के बीच का कोण ऐसा 90 डिग्री बन रहा है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, आराम से बन जाएगा, है ना। तो वेक्टर आप लोग पढ़े थे, उसके हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने कूलम्ब का नियम, और कूलम्ब का नियम अप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ दो स्थिर आवेशों के बीच, यानी कि पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए ये अप्लीकेबल होता है। और कूलम्ब का नियम जो है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक कहाँ, तो अब टॉपिक सीखते हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है सर, विद्युत क्षेत्र। आइए, टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत मतलब आवेश, यानी कि आवेश का क्षेत्र, आवेश का क्षेत्र। कैसे समझेंगे इसको, तो आइए, ऐसा मान लीजिए कि एक धन आवेश है, एक धन आवेश है। किसी भी आवेश का क्षेत्र को पता करने के लिए उसके एरिया में पहले जाना होता है, देखते हैं इसका क्षेत्र कहां तक है ना, वहां जाना पड़ता है। अब मान लीजिए कि इन्हीं ये भाई साहब जो हैं चार्ज क्यू, अब इनका क्षेत्र देखना है, इनका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, क्षेत्र अपना प्रभाव कितना डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो किसी न किसी चार्ज को इनके पास जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कितना ही हम पर प्रभावित कर रहे हैं, कितना प्रभाव डाल रहे हैं, है कि नहीं। तो एक मैंने क्या किया, एक छोटा सा आवेश, एक छोटा सा आवेश जिसको बोलेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब हो गया क्या, जस्ट लाइक वो टेस्ट करने के लिए जा रहा है कि वहां फील्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि उस आवेश को हमने यहां तक लेकर आया, है ना, उस आवेश को हम यहां लेकर आए, तो ये भाई साहब क्या कि ये प्लस था, टेस्ट चार्ज को हम लोग प्लस मानते हैं हमेशा। जब यहां तक लेकर आए तो ये क्या कि प्लस प्लस था, रिपल्सन कर दिए, इसको धक्का दे दिए, है ना। तो इसको एहसास हो गया ना यहाँ प्रभाव इसका है। फिर ये यहाँ गया, यहाँ भी उसको धक्का दे दिए, यहाँ गया, यहाँ भी धक्का दे दिए, यहाँ गया, यहाँ भी धक्का दे दिए, यहाँ गया, यहाँ भी धक्का दे दिए। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये बोला, टेस्ट चार्ज ये बोला कि नहीं, इसके चारों तरफ हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जब कोई किसी भी आवेश का क्षेत्र वहां तक फैला हुआ होता है जहां तक वो किसी दूसरे आवेश पर प्रभावित कर सके, दूसरे आवेश को प्रभावित कर सके, वही उसका क्षेत्र होगा। तो अब किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र वहां तक फैला हुआ होता है जब वह किसी दूसरे आवेश पर अपना प्रभाव दिखा सके। अगर मान लीजिए कि यहां मैंने आवेश रखा और यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, शून्य प्रभाव पड़ा, तो हमने कहेंगे कि इसका प्रभाव वहां नहीं है, नहीं है, है कि नहीं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र मतलब आवेश का अपना क्षेत्र हो गया, जितना क्षेत्र तक, जितना एरिया तक अपने आसपास के एरिया तक प्रभावित कर सकता है, दूसरे आवेश पर अपना बल लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है, तो वहां तक बोलेंगे उसका क्षेत्र है, अन्यथा नहीं है। लेकिन अब उस क्षेत्र का मान को कैसे निकाला जाएगा कि सर कितना उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे देखिए यहां मान लीजिए कि क्यू नॉट चार्ज था, यहां पर आपने चार्ज क्या लिखा, प्लस क्यू, तो यहां पर बल लगा, इससे दूर बल लगा एफ, तो क्यू नॉट आवेश पर बल लगाया गया है एफ, क्यू नॉट आवेश पर बल लगाया गया है एफ। यहां बल इसलिए लगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो धन आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है उस आवेश से दूर की ओर, मतलब दूर फैलते हुए दिखता है, दूर जाते हुए प्रतीत होता है। जैसे देखिए यहाँ का धन आवेश जो है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस दिशा में होगा,
यहाँ भी इस दिशा में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। धन आवेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि उस आवेश से दूर जाते हुए। जैसे किसी बल्ब से जैसे प्रकाश निकलता है तो चारों तरफ छितराता है, फैलता है, दूर जाता है, उसी प्रकार जब धन आवेश आप लेते हैं तो धन आवेश का जो क्षेत्र होता है वो चारों तरफ हमेशा फैलने का प्रयास करता है, हमेशा बढ़ते जाता है, हमेशा बढ़ते जाता है, एक दूसरे से दूर जाता है। लेकिन ऋण आवेश में ऐसा नहीं होता है। ऋण आवेश में क्या होता है, ऋण आवेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होता है। जैसे देखिए, अगर मैं ऋण आवेश की बात करता हूं, अगर मैं ऋण आवेश की बात करता हूं तो ऋण आवेश का जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, ऋण आवेश की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो देखिए ऐसा आपको फील होगा, ऐसा आपको फील होगा कि इसकी ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, मतलब आ रही है, किसी चीज को खींच रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है और इस लाइन का नाम होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो माइनस का जो विद्युत क्षेत्र है वो ऐसा फील होता है कि उसकी ओर आ रहा है, अब प्लस का विद्युत क्षेत्र एकदम फैलते हुए जा रहा है कि नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब सोचेंगे कि अगर आप ये देखें कि सर यहाँ का विद्युत क्षेत्र का मान मेरा कितना होगा, उसकी वैल्यू बताइए। विद्युत क्षेत्र तो हमने समझ गया कि जितना क्षेत्र तक अपना प्रभाव वो डाल सकता वही उसका विद्युत क्षेत्र है, बट उसकी वैल्यू क्या होगी, कितना यहाँ वो प्रभाव डाल रहा होगा, उसका मान बताइए। तो मान बताने का तरीका क्या है, तो क्यू कूलम आवेश पर आप देखेंगे कि क्यू कूलम आवेश पर, क्यू कूलम आवेश पर, क्यू नॉट कूलम आवेश पर बल लगाया गया है एफ बल लगाया गया। तो एक कूलम आवेश पर कितना बल लगाया जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। तो एक कूलम आवेश पर जितना बल लगाया जाता है उसी बल को, उस पॉइंट का हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसी बल को, उस पॉइंट का हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र का मान होता है वहां, ठीक ना, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान एफ बाई क्यू होगा, एफ बाई क्यू होगा। ठीक है, एफ बाई क्यू होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युतीय बल बटा आवेश, विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युतीय बल बटा आवेश। ठीक है, इस एक कूलम आवेश पर आरोपित विद्युतीय बल उस पॉइंट का विद्युत क्षेत्र का मान होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ठीक है, उससे निकालते हैं फॉर्मूला से। तो अब देखेंगे यहां कि सर विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है मतलब E बराबर वो आया आपका एफ बाई क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट। तो विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युतीय बल बटा आवेश, विद्युतीय बल बटा आवेश। अब बताइए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो विद्युतीय बल का न्यूटन होता है, आवेश का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, या एक ठो और होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, याद रखेंगे, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर। अब देखें, फिर कहा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है, आप तो सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है। दूसरा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, तो दिशा होती है किधर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, धन आवेश से धनात्मक, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक की ओर होती है, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक की ओर, ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर, ऋणात्मक आवेश की ओर, है ना, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है हमेशा, यानी कि प्लस से माइनस की ओर। जैसे मान लीजिए इस पर प्लस आवेश है और यहाँ पर आपको माइनस आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, धन से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, चलिए अब फिर है कि सर विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, ई का विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र होता है आपका MLT माइनस 2, आवेश का होता है AT। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, बल का कोई भी बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, विद्युतीय बल हो, कोई भी बल हो, उसका SI मात्रक विमीय सूत्र होता है MLT माइनस 2 और उसका
आवेश का विमा होता है AT, तो उसको पुट करके अब इसको रखेंगे तो ML_T-3A-1, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। ठीक है, अब आइए, अब आता है कि विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ये क्या होता है? तो कोई भी बिंदु आवेश ले लो, देखो कोई भी आप बिंदु आवेश ले लो, जैसे मान लो कि मैंने एक बिंदु आवेश लिया प्लस, है ना, यहां से मान लीजिए r दूरी पर एक पॉइंट है P, हमको चाहिए कि जो Q कूलम आवेश है प्लस Q जो आवेश है उसके वजह से इस पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र है, कितना विद्युत क्षेत्र है वो बताइए, कितना विद्युत क्षेत्र है। देखिए पॉजिटिव चार्ज, पहली बात ये कि धन आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, यानी कि उस बिंदु से दूर जाते हुए प्रतीत होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश है तो इससे दूर जाते हुए प्रतीत होगा। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा? विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है F/Q0। यहाँ मान लीजिए 4 अगर Q0 मानते हैं, अब फोर्स लग रहा है इस पर F, तो F/Q0। अब बताइए F का मान क्या होगा यहाँ? तो K Q1 Q2/R², तो K बड़का Q Q0/R² इंटू Q0, और Q0 कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ? K बड़का Q/R²। इसका मतलब बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा KQ/R²। आई कैप लिख दिया चूंकि एक्स एक्सिस की ओर इसकी दिशा है इस वजह से, तो आप याद रखेंगे KQ/R², KQ/R²। ठीक है, बिंदु आवेश के वजह से किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला है KQ/R²। अब ध्यान से देखें KQ/R² को, K तो आपको नियत है, Q आपका आवेश है, तो जितना ज्यादा बिंदु आवेश होगा उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उसका होगा। और जिससे जैसे दूर जाइएगा विद्युत क्षेत्र का प्रभाव घटता जाएगा, क्योंकि देखिए दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से दो चीजें आपको पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र सीधा समानुपाती होगा आवेश के, और विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। यानी कि दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, और दूरी घटाएंगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरी बात, आवेश बढ़ाएंगे तो क्षेत्र का मान बढ़ेगा, आवेश घटाएंगे तो क्षेत्र का मान घटेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ होगा माय डियर, इसका जो ग्राफ होगा, देखिए इसका जो ग्राफ होगा बता देता हूं आपको, EQ ग्राफ, EQ ग्राफ यानी कि विद्युत क्षेत्र आवेश ग्राफ, विद्युत क्षेत्र आवेश ग्राफ देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र आवेश ग्राफ क्या है? ये हो गया और फिर ये हो गया, है ना। देखिए अब क्या है कि यहां आपका है E, ये आपका E मतलब विद्युत क्षेत्र, E मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, और ये आपका हो गया Q। इसका ग्राफ क्या होगा? तो सीधे जाएगा, सीधा समानुपाती है, विद्युत क्षेत्र आवेश के सीधा समानुपाती होता है। तो इस केस में इसका जो आलेख होगा वो आलेख एकदम सीधे जाएगा, सीधे जाएगा। कहां से पास करेगा ये? तो ये पास करेगा ओरिजिन से एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, इस तरह से ऐसे ग्राफ जाएगा। ये शो करता है E समानुपाती Q को। ठीक, फिर एक और ग्राफ आता है ER ग्राफ, मतलब विद्युत क्षेत्र और दूरी ग्राफ। तो इसका होता है इस तरह से, दीर्घवृत्तीय, आयताकार दीर्घवृत्तीय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है कि नहीं। तो ग्राफ आप याद रखेंगे, ER ग्राफ और EQ ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होता है, ER ग्राफ और EQ ग्राफ। क्लियर है? चलिए, तो अब टॉपिक है बाबू मेरे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र
की दिशा को दिखाने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए जिस रेखा का उपयोग करते हैं, जिस रेखा का उपयोग करते हैं, चाहे जिस रेखा से निरूपित करते हैं, उसी रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करता है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये निरूपित करता है किसकी दिशा, ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित करता है किसकी दिशा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र के दिशा को दिखाने के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं और एक असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो और उन रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह समान हो, इन रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान हो, एल हो हर जगह समान हो, और इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए P, Q, R, S, किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालें और सब बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब कैसा, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इसका मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं में हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है, बराबर होता है। जबकि असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखा में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये क्षेत्र रेखाएं कर्व होती हैं, ये क्षेत्र रेखाएं कर्व होती हैं, यानी कि वक्र होती हैं। जहां भी आपकी रेखाएं वक्र दिख जाए मतलब समझ जाइएगा कि वो असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इसमें हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। एक ऐसी क्षेत्र रेखाएं जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग हो, उसको असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक और बात, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए जिस रेखा का उपयोग करेंगे वही रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगा। सिंपल सी बात है, तो एक ही बात होगा, है ना। अब एक और बात देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समानांतर ऐसे दे दिया जाएगा, देखिए ऐसे समानांतर दे दिया जाएगा, अब पूछा जा सकता है, ऐसा रेखा दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि बताइए ये सब एक दूसरे का समानांतर है, क्या ये समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं कि असमरूप। देखो बाबू, समरूप के लिए समानांतर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उन रेखाओं के बीच की दूरियां भी समान होनी चाहिए। क्या यहाँ दूरियां समान है? तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, तो असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं समानांतर भी हो सकती है, लेकिन उन रेखाओं के बीच की दूरी का जो गैप होगा या तो कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, समान नहीं रह सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रकार दोनों हमने सीखा। अब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो आइए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण। अब देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज क्या है ये देखेंगे, इसकी गुण क्या है। पहला बाबू देखो, पहला विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है और अनंत तक जाती है अगर सिंगल आवेश है तो। अगर सिंगल आवेश है, देखो प्लस सिर्फ है, माइनस हमने लिए हैं, सिर्फ प्लस लिए हो तो धन आवेश से निकलती है और कहां जाएगी, अनंत तक जाती है। ठीक है, तो देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज अगर ले लिया जाए और ये निगेटिव चार्ज लिया जाए, तो अब देखिए ध्यान से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की ओर जाती है, और चाहे वो ऋण आवेश अनंत पर हो चाहे कहीं हो, है ना। तो पहला ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की ओर जाती है, पहला प्रॉपर्टीज। ठीक,
अगर वो धन आवेश सिंगल है, अगर वो धन आवेश सिंगल है तो क्षेत्र रेखाएं इंफिनिटी तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अगर वो माइनस में है तो क्षेत्र रेखाएं इंफिनिटी से आते हुए प्रतीत होगी और ऋण आवेश की ओर आएगी, इंफिनिटी से आते हुए प्रतीत होगी और वो ऋण आवेश की ओर आएगी। लेकिन अगर प्लस और माइनस दोनों आपको दिख रहा है तो क्षेत्र रेखाएं धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा यानी कि प्लस से माइनस की ओर जाएगी। ठीक, पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे, दूसरा गुण क्या है इसका कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, नहीं काटती है। जैसे देखिए, एक क्षेत्र रेखाएं ऐसे, एक क्षेत्र ऐसे, आपको दिख रहा है कि कट हो रहा है, ये किसी न किसी पॉइंट पर यहाँ कट हो रहा है कि नहीं। ये क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। और मैं आपको बता दूं ये क्षेत्र रेखाएं जो कट कर रही है ना, तो इसके अनुसार ये पहला है क्षेत्र रेखाएं और ये दूसरा है। तो पहला और दूसरे क्षेत्र रेखाएं इस बिंदु पर कट की, तो इस रेखाओं के अनुसार इस बिंदु पर क्षेत्र रेखाएं जो होगी इस दिशा में होगी। स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यहाँ स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यानी क्षेत्र रेखाएं के रेखाओं पर किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको निकालनी है तो वहां पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा की दिशा ही क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे देखिए, इस लाइन के अनुसार ये 20 बिंदु का क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगा और इस लाइन के अनुसार इस बिंदु का क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगा, है कि नहीं। अब देखेंगे दोनों का दिशा अपना अलग अलग है, यानी कि एक पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है एक साथ, एक ही पॉइंट पर ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ठीक है, हमेशा, कभी नहीं। कैसा सर? तो हमेशा दूसरी बात ये कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगी, बंद आकृति नहीं बनाती है। बंद इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद आकृति नहीं बनाती है, ओपन बनाती है, ओपन, खुला हुआ। कैसे? जैसे मान लीजिए कि धन आवेश है तो ऐसे ओपन, खुला हुआ, कभी भी ये बंद आकृति नहीं बनाती है, कभी भी नहीं, इस तरह से खुला आकृति बनाती है। और तीसरा हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत मतलब लगातार गतिमान होती है, कभी भी ये ब्रेक करते हुए टूट कर आगे नहीं बढ़ती है, लगातार बढ़ेगी हमेशा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अब जा रही है तो ऐसे ब्रेक करते हुए जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जाना है तो एकदम लगातार कंटिन्यूअस कर बनाती है, लगातार वक्र रेखाएं बनाएगी, जो भी बनाती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज है बहुत सारे। तो आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं, गुण पूछे जाते हैं, इनमें से कोई भी आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे आपको आराम से मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया इसको आप याद रखेंगे, है ना। और जितने भी टॉपिक चला, कूलॉम्स लॉ सीखे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने सीखा, है कि नहीं। उसके बाद है आपका विद्युत फ्लक्स। सर विद्युत फ्लक्स क्या होता है? अब आइए विद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स आप देख पा रहे हैं, विद्युत का मतलब आवेश से है ना। लेकिन यहाँ विद्युत का मतलब जो हम लोग समझेंगे, यहाँ विद्युत का मतलब हम समझेंगे आवेश से तो है, बट यहाँ लिखेंगे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना। अब फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह होता है, सर प्रवाह होगा तो किससे होकर? किसी न किसी सतह से,
किसी न किसी सतह से। जब किसी भी सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है या उससे प्रवाह होती है तो हम कहते हैं कि उस सतह के पास विद्युत फ्लक्स है। मतलब जैसे देखिए, आप सिंपल सोचिए कि आपके सामने बोर्ड है, आज क्षेत्र रेखाओं को आप तीर मान लीजिए, तीर जैसे धनुष बाण होता है ना, वो तीर मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि लगातार उधर से तीर आ रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है और ये बोर्ड से टकरा रही है, तो सब भी बोर्ड से पास करेगी। तो हाँ, इसका मतलब इस बोर्ड के पास फ्लक्स है। जिस सतह के पास फ्लक्स होगा उस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। अगर नहीं गुजर रही है मतलब उसके पास विद्युत फ्लक्स नहीं है। अगर किसी सतह से क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही है तो उसके पास विद्युत फ्लक्स नहीं है। आप सब देखे होंगे कि अर्जुन जो है भीष्म पितामह को एकदम बाण से मारता है, एकदम सुला देता है उनको एकदम बाण के सैया पर, तो पूरे जो बाण होते हैं, तीर होते हैं, पूरे छेद देते हैं, मतलब आर पार हो जाते हैं। तो उससे पास किए होंगे, उससे गुजरे होंगे तभी ना। तो हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि उस भीष्म पितामह के शरीर के पास फ्लक्स है। लेकिन अंतर ये है ना कि क्षेत्र रेखाएं आते हुए दिखती नहीं है, आपको मानना पड़ता है ना। इस बीच को ध्यान रखिए। तो क्षेत्र रेखाओं का मतलब आप फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा आसानी होगा समझने में उसको, क्योंकि दिखेगा नहीं। चार्ज यहाँ रख दीजिएगा तो ऐसा नहीं दिखेगा यहाँ से निकल रहा है, एरो का साइन निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है, ऐसा आपको फील नहीं होने वाला, दिखेगा नहीं आपको, है कि नहीं। लेकिन उसको समझने के लिए हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम लोग सोचेंगे जिसमें दिखता है और स्पष्ट रूप से उसको हम समझ सकते हैं। तो आइए, तो क्षेत्र रेखाएं किसके पास, यानी कि फ्लक्स किसके पास होगा, तो जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उसके पास फ्लक्स होगा, और जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी उसका फ्लक्स नहीं होगा। अच्छी बात है सर। चलिए अब देखिए ध्यान, जैसे मान लीजिए कि आपका सत्ता हो गया, ऐसे सत्ता हो गया, ऐसे क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, ये हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इससे गुजर रही है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही है, इस तरह से गुजर रही है, मतलब कहेंगे कि इसके पास फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरेगी तो जाहिर सी बात है कि सतह के पास विद्युत क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा। और सतह के पास क्षेत्रफल भी होगा, एकदम क्षेत्रफल होगा। आप सोचो कि अगर हम इस सतह को हम बड़ा कर दें, बहुत बड़ा कर दें, तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र की संख्या इससे ज्यादा पास करेगी, छोटा करेंगे तो कम पास करेगी, है कि नहीं। तो इस क्षेत्रफल बढ़ाने से घटाने से विद्युत फ्लक्स का मान भी बदल सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, यानी कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और सतह की क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र को हम लोग मैथ के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो गणितीय रूप है, गणितीय रूप देखिए, गणितीय रूप में उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसको पहली बात कि विद्युत फ्लक्स को हम लोग सूचित करते हैं फाई से, इसका नाम है फाई, है ना, फाई, और इसको हम देते हैं ई, फाई ई। तो इसको हम गणितीय रूप में कैसे सूचित करते हैं, देखो लिखते हैं फाई ई बराबर वेक्टर ई मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, और डॉट डेल्टा ए, और डेल्टा ए वेक्टर यानी कि सदिश, क्षेत्रफल सदिश। ई बराबर ई डॉट डेल्टा ए, ई आपका विद्युत क्षेत्र हो गया और डेल्टा ए हो गया आपका एरिया वेक्टर यानी कि सदिश, क्षेत्रफल सदिश। और डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए फाई बराबर ई डेल्टा ए कॉस थीटा, जैसे कि आप वेक्टर में पढ़े होंगे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, पढ़े हैं आप, जानते हैं कि ये उसी के जैसा है जैसे आप वेक्टर में पढ़े थे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो गया ए बी कॉस थीटा। सर एक बात बताओ, यहाँ थीटा तो ए और बी के बीच का कोण है, बस यहाँ थीटा क्या है, तो यहाँ थीटा जो है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अच्छा, मतलब मान लीजिए कि अगर विद्युत क्षेत्र इधर है
ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। अतः इसके बीच के कोण को हम बोलेंगे थीटा। थीटा इसका मतलब विद्युत क्षेत्र 3 बात पर निर्भर करेगा। पहला, विद्युत क्षेत्र जो है 3 बात पर निर्भर करेगा। कौन कौन बात पर? देखिए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो है वो 3 बात पर निर्भर करेगा। पहला बताइए, पहला तो बात यह है कि पहला हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान भी ज्यादा होगा। दूसरा हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि ए डेल्टा ए लिखे हैं तो सतह का क्षेत्रफल पर, सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और तीसरा हो जाएगा, देखिएगा तीसरा क्या होगा सर? तो तीसरा हो गया विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण पर, है ना, कोण पर, उसके बीच के कोण पर। क्यों? क्योंकि देखिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ई डेल्टा ए कॉस थीटा है, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अगर आप यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं, थीटा का मान आप 0 डिग्री रखते हैं तो थीटा 0 का मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की एक ही डायरेक्शन में दिशा है, यानी कि ऐसे जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में एरिया वेक्टर है, उसी दिशा में एरिया वेक्टर है, दोनों एक ही दिशा में है। इसका अर्थ ये हो गया कि जब हम यहाँ फ्लक्स निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? तो ई डेल्टा ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा ई इंटू डेल्टा ए। और इस केस में फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, फ्लक्स जो होता है वो अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अधिकतम फ्लक्स का मान कब होगा? विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा? अतः जब विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक ही ओर होगा, तभी विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। यानी कि जब अधिक से अधिक क्षेत्र रेखाएं सतह से गुजरेगी तब उस सतह के पास फ्लक्स अधिक से अधिक होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे बात 0 डिग्री पर देखें। अब एक और बात देखिए, एक और बात, अगर मान लीजिए दूसरा बात कि अगर थीटा मान लीजिए हो गया 90 डिग्री, थीटा हो गया यहाँ 90 डिग्री, तो वो केस क्या होगा? 90 डिग्री है तो देखिए 90 डिग्री, तो उस केस में जो फ्लक्स का मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो ई डेल्टा ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 का मतलब हो गया 0, कॉस 90 0 होता है। जब कॉस 90 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो डेल्टा ए इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान हो गया 0। अर्थात जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों होगा एक दूसरे के लंबवत, देखिएगा ये डेल्टा ए हो गया और ये हो गया विद्युत क्षेत्र, दोनों का बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, तो उस केस में फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स का मान 0 कब होगा? देखिए जब दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। ठीक ना। अब 180 डिग्री पर क्या होगा? तो माइनस में आ जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर थीटा अगर मान लीजिए ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा केस हो गया, अब आपका तीसरा केस देख सकते हैं। अगर थीटा आप मान लीजिए 180 डिग्री लिए हैं, तो थीटा 180 का मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में आपका क्षेत्रफल सदिश है और बीच का कोण है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। उस परिस्थिति में फ्लक्स का मान क्या होगा सर? तो ई डेल्टा ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान होता है -1, तो -1 यानी कि माइनस इंटू ई डेल्टा ए, अब फ्लक्स आ गया माइनस में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फ्लक्स का मान धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और 0 भी हो गया है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा? जब दोनों वेक्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। फ्लक्स का मान 0 कब होगा? जब
विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का बीच का कोण 90 डिग्री होगा। फ्लक्स का मान माइनस में कब होगा? जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का बीच का कोण 180 डिग्री होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, तब जाके फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था फ्लक्स की जानकारी। फ्लक्स के बारे में हम लोग ने सीखा, फ्लक्स के बारे में। अब देखिए, अब क्या है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। आ जाइए, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? सर, विद्युत मतलब आवेश, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब मान लो किनारा, अलग अलग किनारा हो गया, यानी कि आवेश का दो को किनारे पर रखना है, आवेश को दो किनारे पर रखना है। जैसे कि इस तरह से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है ना, मैंने एक लाइन खींचा इस तरह से, देखिएगा ऐसे मैंने एक लाइन खींचा और दो ठो आवेश लिया, दो आवेश लिया कुछ इस प्रकार। एक आवेश मैंने लिया यहां, एक आवेश ये हुआ और एक आवेश ये हुआ, दो आवेश हो गया, दो आवेश हो गया। एक पर प्लस क्यू है और एक पर माइनस क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी है, जिसको मैंने 12 माना। ये बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी दूरी है। शब्द बहुत बड़ा लग रहा है, बस दिखाया हूं बड़ा, लेकिन है बहुत छोटी दूरी। जैसे कि मानिए इस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होती होगी, हाँ, तो बहुत छोटी दूरी है, उतना ही दूरी मानिए, इसमें बहुत छोटी दूरी है। ठीक है, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दो आवेश हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, अब सोचो आप ध्यान से, और उसके बीच की दूरी क्या है? बहुत छोटी है। तो विद्युत द्विध्रुव में कह रहा है कि दो आवेश होना चाहिए, दो आवेश है सर, एक प्लस और एक माइनस भी होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस भी है। उसके बीच की दूरी बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी भी दूरी है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो आवेश का परिमाण समान और प्रकृति विपरीत होती है, और उनके बीच की दूरी बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। विद्युत द्विध्रुव आवेश का ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवेश का परिमाण एक समान परंतु प्रकृति विपरीत होती है। प्रकृति मतलब एक प्लस तो एक माइनस होगा, और उनकी बीच की दूरी बहुत छोटी होती, बहुत कम होती है। तो इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और दोनों ध्रुव को, एक प्लस और माइनस, उसको ध्रुव बोल सकते हैं, है ना। दोनों ध्रुव को, दोनों आवेश को मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लाइन को, रेखा को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव अक्ष, या फिर एक और नाम है इसका अक्षीय अक्ष, अक्षीय अक्ष, यानी कि दोनों ध्रुव को मिलाने वाले लाइन को बोलते हैं अक्षीय अक्ष। ठीक है, और एक और बात, इसके बीच में जो होता है मध्य बिंदु, आप देखेंगे मध्य बिंदु, है ना, ठीक, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु जो है वो द्विध्रुव अक्ष पर उपस्थित है। इससे गुजरने वाले लाइन जो है, इससे गुजरने वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं विषुवतीय अक्ष, विषुवतीय अक्ष। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है ना, अक्षीय अक्ष और विषुवतीय अक्ष एक दूसरे के लंबवत होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? व्यवस्था है आवेश की जिसपे दो चार्ज होता है, दोनों चार्ज का मान एक समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है, उसके बीच की दूरी बहुत ही छोटी होती है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्लियर है? अब इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको सूचित करते हैं हम लोग पी से, वेक्टर पी, है ना, वेक्टर पी। जैसे देखिए अभी हम लोग ये पढ़े कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो कहता है कि ये जो आवेश है वो आवेश ले लो और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको लेकर गुणा कर दो, है ना। तो आवेश कितना है सर, तो आवेश तो Q है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12 है, तो गुणा कर दो तो क्या मिल जाएगा P। तो P बराबर हो जाता है Q इंटू 12, Q इंटू 12। अब P आपका एक सदिश राशि है तो L पर सदिश दे दो, वेक्टर का साइन दे दो। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताओ ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी SI मात्रा क्या होगी, इसकी SI मात्रा क्या होगी। तो SI मात्रा बताओ, आवेश का SI मात्रा कूलम और दूरी का SI मात्रा मीटर, कूलम इंटू मीटर। इसको लिखते हैं हम लोग डिवाई, ये डिवाई के बराबर भी होता है, डिवाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सर विद्युत द्विध्रुव की दिशा बताइए, दिशा। तो हम बोलेंगे माइनस से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी कि माइनस की माइनस है ये प्लस है, तो माइनस से प्लस की ओर P की दिशा होती है, माइनस से प्लस की ओर P मतलब बोले तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, और प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। मतलब जिस दिशा में अगर विद्युत क्षेत्र होगा उसके विपरीत दिशा में उसका विद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगा, यहाँ प्लस Q है यहाँ माइनस Q है, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगा माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसका विमीय सूत्र क्या होगा। सर इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र लिखिए, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और लंबाई के विमीय सूत्र होता है L, तो हो जाएगा अटल, है ना, याद रखेंगे अटल। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं लता, है ना, अटल या फिर लता, ATL। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, लंबाई का दूरी का L होता है, तो लिख सकते हैं अटल या फिर लता। तो हमने आपको विद्युत द्विध्रुव तक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तक डिस्कशन किया एकदम बेसिक से, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, है कि नहीं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपको डेरिवेशन आएगा, है ना, प्रूफिंग आएगा, उसको अच्छे से हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और लगातार एकदम बने रहिए, है ना। दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। जितनी भी टॉपिक आपको बताई गई थी वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितनी आपकी जरूरत है उसी के हिसाब से यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके, रहने देते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू।